हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखा था। तो अभी इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मोनोसेकेराइड से, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हाइड्रोलाइसिस करके फार्दर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में चेंज नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड, है ना। तो मोनोसेकेराइड को अभी आप क्लासीफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा एक मोनोसेकेराइड में, उसके ऊपर डिपेंड करके आप मोनोसेकेराइड को दो कैटेगरीज में बांट सकते हो। एक है एल्डोज एंड दूसरा है कीटोस। अगर कोई भी मोनोसेकेराइड, मान लो ये एक मोनोसेकेराइड है, वो अगर एल्डिहाइड कंटेन करेगा तो उसको हम बोल देंगे एल्डोज। और अगर कोई भी मोनोसेकेराइड अगर कीटोन कंटेन करेगा, ठीक है, ये दूसरा एक पार्ट हो गया इस मोनोसेकेराइड का, तो उसको हम बोल देंगे कीटोस। तो वो हो जाएगा कीटोस। अभी मोनोसेकेराइड को आप दूसरे एक तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अगर किसी भी मोनोसेकेराइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मान लो 3 है तो उसको हम बोल देंगे ट्रायोस। सिमिलरली अगर 4 होगा तो बोल देंगे टेट्रोस, 5 होगा तो पेंटोस। ठीक है, तो लास्ट पे आप देखो यहाँ पर जस्ट ओज ओज आ रहा है, ओज ओज यहाँ पे लास्ट पे आ रहा है। जैसे कि 6 को हम बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, तो सेम बात ही है, बस लास्ट में आपको ओज लगा देना है। हेप्टोज हो गया, हेक्सोस हो गया। फिर उसके साथ तो हमें तो पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा नहीं तो कीटोन ग्रुप होगा, इसमें से एक होना मैंडेटरी है। तो अभी अगर देखो, अगर वो एल्डिहाइड कंटेन करेगा और वो अगर ट्रायोज रहा तो उसके आगे क्या आ जाएगा, एल्डो, यानी कि वो हो जाएगा एल्डो ट्रायोज। सिमिलरली वो अगर टेट्रोज है एक जिसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन है तो वो हो जाएगा एल्डो टेट्रोस। सिमिलरली एल्डो पेंटोस, ऐसे ही आगे एल्डो वर्ड आ जाएगा। सिमिलरली कीटोन ग्रुप अगर रहा तो वो हो जाएगा कीटो। ठीक है, आगे कीटो आ जाएगा, उसके बाद कीटो ट्रायोज हो जाएगा, टेट्रोज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो आपको वो फेमस एग्जांपल पता है C6H12O6 ग्लूकोज, जिसको हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक हेक्सोस है और उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें है एक एल्डिहाइड ग्रुप, तो वो हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा एक एल्डो हेक्सोस का एग्जाम्पल। तो अभी शुरू करते हैं ग्लूकोज को। तो ये नीट में इस बार एक क्वेश्चन दिया था कि आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ था, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिया हुआ था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है। ऐसे कुछ दिया था कि कार्बोहाइड्रेट और सेकाराइड एक्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे करके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था। और उसके बाद ऑप्शंस दिया था कि ये ग्लूकोज है या फिर ये फ्रुक्टोज है, ऐसे ऑप्शंस दिया था। तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स से उसके साथ आपको ये भी जानना जरूरी होता है कहाँ मिलता है ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज, जो कि हम पूरा कॉम्प्लीटली देखने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में। तो अभी शुरू करते हैं ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज अगर हम देखें उसको कहाँ पाया जाता है, स्वीट फ्रूट्स में एंड हनी में। ठीक है, हनी में हमें एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, उसका नाम है फ्रुक्टोज, जो कि हम ग्लूकोज के बाद पढ़ने वाले हैं। तो स्वीट फ्रूट्स में एंड हनी में हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ये आप याद रखो। उसके साथ ठीक है, स्वीट फ्रूट में मिल रहा है तो राइप ग्रेप्स में भी मिलेगा, वो तो सेम ही बात है। उसके साथ अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन, कि ग्लूकोज को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रहा प्रिपरेशन का फॉर्मूला नंबर 1, जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, ये वाला है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22 एंड O11।
तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। जैसे हमने पढ़ा था ना ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? 2 सेकेराइड से लेके 10 सेकेराइड तक अगर कोई बनाएगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, कोई 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड, है ना, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें से अगर मान लो कि 2 सेकेराइड 2 अगर मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस करता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड। फिर अगर 3 प्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं ट्राइसेकेराइड। तो अभी सुक्रोज क्या है ना, सुक्रोज प्रोड्यूस करता है 2 मोनोसेकेराइड, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि सुक्रोज को, यहां से हम डायरेक्ट लाइन देखते हैं कि सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर H+ इसीलिए दिया हुआ है कि ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड आप कोई सा भी यूज कर सकते हो इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन एल्कोहलिक होना चाहिए। तो हमें क्या क्या मिलता है? इक्वल अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज का भी 1 यूनिट मिलेगा और फ्रुक्टोज का भी 1 यूनिट मिलेगा, इक्वल अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो ये वाला है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम सुक्रोज, ग्लूकोज का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्रुक्टोज का भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर आपको पूछ दिया तो सेम यही रिएक्शन होगा जो कि फ्रुक्टोज के लिए भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा। तो ऐसे हम ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और फ्रुक्टोज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्च से भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टार्च एक क्या है? स्टार्च एक है पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट जब प्रोड्यूस होता है हाइड्रोलाइसिस के बाद, उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, जिसे हमने पहले वीडियो में देखा हुआ था। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च एक है पॉलीसेकेराइड। तो इससे हम क्या करते हैं? कॉमर्शियली, इसको आप याद रखना, पूरा कंप्लीटली याद रखना कि कॉमर्शियली ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम स्टार्च, या फिर यहां पर और सेलुलोज भी लिखा हुआ है तो सेलुलोज से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी एक बात है कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला में जो n है ना, वो डिनोट कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ यूनिट है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ यूनिट यानी कि ये n डिनोट कर रहा है, मान लो कि 1000 डिनोट कर रहा है या फिर 800 डिनोट कर रहा है, ऐसा है कि लार्ज नंबर है। तो इसको n नंबर ऑफ यूनिट रख के, नंबर ऑफ यूनिट करके रखा हुआ है कि कितने यूनिट है, तो ये लार्ज नंबर है, तो इसीलिए डायरेक्टली n दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप याद रखना कि जो स्टार्च है और सेलुलोज है वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पहले रिएक्शन में क्या हुआ था कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था एंड फ्रुक्टोज प्रोड्यूस हुआ था। दोनों का जो फॉर्मूला है, दोनों का सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा अभी, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हमें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलेगा अभी। उसके बाद हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में फ्रुक्टोज का भी डिटेल में देखेंगे। तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम नहीं है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो सेम केस यही स्टार्च और सेलुलोज के साथ भी होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जो कि हमें नेक्स्ट कुछ वीडियोज में देखने को मिलेगा। तो इसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, स्टार्च और सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, एसिड के प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 एटमॉस्फेयर में हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो हमें ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे। और आप याद रखना कि ये वाला जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था सेकेंड वाला, ये कैसा था? कॉमर्शियल, ठीक है। तो कॉमर्शियली ग्लूकोज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपको पूछा, तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च के साथ क्या देंगे हम? डाइल्यूट H2SO4 देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके साथ टेम्परेचर कितना रखेंगे? 393 केल्विन, एंड जो हमारा प्रेशर रहेगा वो 2 से लेके 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पहला लाइन देखिए कि ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस, ठीक है। एल्डोहेक्सोस का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था कि एल्डो यानी कि क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, और हेक्सोस यानी कि 6 नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, ग्लूकोज में 6 कार्बन रहेगा, ठीक है। एंड यहां पर एक और बात बोला है कि डेक्सट्रोज, ठीक है।
ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। तो ये डेक्सट्रोज क्यों बोला है? क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूकोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है ना कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये कंपाउंड में से, यानी कि यहां पर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, यहां पर हमारा ग्लूकोज रखा हुआ है, तो ग्लूकोज में से अगर जाएगा, ग्लूकोज में से जाने के बाद वो अगर राइट साइड की तरफ वो अगर रोटेट होगा तो वो हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो जो वर्ड है ना, डेक्स्ट्रो वर्ड राइट को डिनोट करता है, तो राइट साइड को। वैसे ही हमारा जो लेवो वर्ड होता है ना, लेवो वर्ड, वो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा फ्रुक्टोज में, वो डिनोट करता है आपको लेफ्ट साइड को। ठीक है, उसके बाद तो इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? डेक्स्ट्रोज। उसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि ग्लूकोज के सामने एक प्लस सिंबल रहता है। तो प्लस सिंबल इसीलिए आता है क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? हमने देख लिया कि ग्लूकोज में से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पार हो जाए तो वो क्या होता है? राइट साइड के तरफ रोटेट करता है। तो राइट साइड के तरफ अगर वो रोटेट करेगा, ये इतने डिग्री एंगल में, ठीक है, कितने डिग्री एंगल में रोटेट करता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये अगर रोटेट करेगा तो उसको हम बोल देंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसीलिए ग्लूकोज है डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रोस। और ग्लूकोज के सामने प्लस सिंबल इसीलिए आता है, वो हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन क्या है कि इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। तो हमने ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में देखा था कि स्टार्च और सेलुलोज से क्या प्रोड्यूस हुआ था? ग्लूकोज। तो ये बात हमने प्रिपरेशन में ही ऑलरेडी देख के रखा था। उसके साथ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट देखो कि इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। तो इससे आपको ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं, इससे आपको बात कर रहे हैं कि सेलुलोज की। सेलुलोज जो होता है ना, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ में। तो ये बात आप नोट करके रखना। तो अभी तो जनरल जो फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का वो तो हमने देखा था कि C6H12O6। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको हम पूरा एलाबोरेटली देखते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHO, उसके बाद नीचे आएगा CH2OH, उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा OH, ये वाला OH, यहाँ पर OH। नेक्स्ट इस पोजीशन पे एक OH आएगा, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अभी ये वाला है C1, ये C2, C3, C4, C5 एंड C6। तो टोटल हमारा कितना कार्बन रहता है? 6 कार्बन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हेक्सोस। एंड एल्डिहाइड ग्रुप, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोस। तो ये वाला है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये वाला भी सेम स्ट्रक्चर ही है, बस इसको हमने एलेबोरेटली ड्रॉ करके लिखा है। तो अभी ग्लूकोज के रिएक्शंस को देखते हैं। तो पहला रिएक्शंस है, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर हीट कर देंगे ग्लूकोज को तो हमें क्या मिलेगा? एन हेक्सेन। इस वाले रिएक्शन में क्या होता है ना कि जो भी हमारा चेन होगा, ये वाला फ्रॉम 1 to 6, ये वाला चेन में क्या रहेगा? सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही रहेगा। वहां पर जो भी अदर एटम रहेगा ना उसको आपको हटाना है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, हीट भी हमें देना है। तो उसमें क्या मिलेगा? जो भी रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन मिले रहेगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन क्या होगा? 6 कार्बन है, तो हमें क्या मिलेगा? हेक्सेन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा एन हेक्सेन प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रॉम ग्लूकोज जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। तो ये वाला है हाइड्रोक्सिल एमाइन, NH2OH, ये वाला। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। ये वाला एक ऑक्साइम है, ठीक है।
टू फॉर्म एन ऑक्साइन। ये वाला एक ऑक्साइन है। अभी इस वाले रिएक्शन को अगर हम देखें तो हमारा जो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में बस रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखो कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वहां पर ही रिएक्शन हो रहा है, बाकी जो पार्ट है उसको टच नहीं कर रहा ये हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो हम सिर्फ एल्डिहाइडिक पार्ट को देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। ओके, मैं जैसे ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही दिखाता हूँ आपको। C डबल बॉन्ड OH, फिर हमारा एक हाइड्रोजन रहेगा और ये वाला हो गया हमारा सेम किसका, ग्लूकोज का। तो अभी हाइड्रोक्सिल एमाइन जो है ना उसका क्या फॉर्मूला था हमारा, NH2OH। तो इसमें क्या होगा कि ये ऑक्सीजन ये दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा और वो चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये नाइट्रोजन एंड OH बचा और यहाँ पर क्या बचा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन हाइड्रोजन पहले से था, फिर ये वाला सेइन और ये नाइट्रोजन एंड OH। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा ऑक्साइन जो कि प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करने के बाद। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ वो रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा सायानोहाइड्रिन। ये है एक सायानोहाइड्रिन। ठीक है, ये वाला। तो ये वाला है हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसके साथ भी इसमें भी क्या हो रहा है, जो भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन हो रहा है, बाकी जो पार्ट है ना उसके साथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है रिएक्शन। तो यहां पर भी सेम है, मैं पहले ये वाला पोर्शन हटा देता हूं। तो यहां पर भी सेम ही हो रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसमें हाइड्रोजन एंड साइनाइड है। तो अगर आप देखोगे तो जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है उसका अगर देखोगे तो कार्बन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका लेस होता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एंड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। एंड हाइड्रोजन एंड साइनाइड की अगर आप बात करोगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन की अगर बात करोगे तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और आपको पता है कि जो हमारा प्लस होता है ना वो प्लस किसके साथ इंटरेक्ट करता है, माइनस के साथ। एंड जो माइनस होता है वो माइनस किसके साथ इंटरेक्ट करता है, सॉरी ये वाला तो प्लस है ना, जो प्लस होता है ना वो प्लस हमारे माइनस के साथ इंटरेक्ट करता है। वो हमें पता है जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो अभी क्या होगा, इससे प्रोड्यूस होगा ये वाला कार्बन है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्डेड था, ये वाला चेन है सिंगल बॉन्डेड। फिर हमारा क्या होगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन के साथ एल्डिहाइड के कार्बन के साथ जो साइनाइड का कार्बन है वो जुड़ जाएगा और वो प्रोड्यूस करेगा CN। उसके बाद क्या होगा, जो अभी देखो कि एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था कार्बन का जो चेन है ग्लूकोज के साथ उसके साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड एंड ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना हुआ था, तो टोटल 4 बॉन्ड बना हुआ था। तो अभी क्या हुआ ना कि इस कार्बन ने साइनाइड के साथ एक बॉन्ड बना लिया। तो हमारा तीसरा बॉन्ड कौन सा हो गया, ये एक बॉन्ड गया, ये 2 हो गया और ये तीसरा बॉन्ड कार्बन के साथ साइनाइड का बॉन्ड हो गया। तो अभी क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ वो 2 बॉन्ड बना के नहीं रखेगा, जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ 2 बॉन्ड बना के नहीं रखेगा, क्योंकि कार्बन जो होता है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो अभी क्या होगा कि एक बॉन्ड, इन दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाएगा जो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमें पता होता है कि पाई बॉन्ड जो है ना, पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले। तो जो भी पाई बॉन्ड रहेगा वो वाला टूट जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो कंपाउंड है जो कि ये सायानोहाइड्रिन ये प्रोड्यूस हो जाएगा सेम कंपाउंड। तो अभी नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा ग्लूकोज तब भी सेम है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना
वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, बाकी पार्ट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। और हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? ये एक एसिड बन गया है ना, एल्डिहाइड से हमारा ऑक्सीडेशन होके एसिड बन गया। तो एल्डिहाइड कैसा दिखता है? ये वाला है हमारा एल्डिहाइड। तो इससे क्या बन गया? जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ब्रोमीन प्लस H2O ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, तो हमारा क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि वो एसिडिक ग्रुप जुड़ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो अभी नेक्स्ट एक देखो कि अगर हम नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे ना, तब भी ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन जब हम नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे तब जो एल्डिहाइड है एकदम टॉप में एंड बॉटम में जो CH2OH ग्रुप है, जो एल्कोहलिक ग्रुप, दोनों को ऑक्सीडाइज करा देगा। मिडिल वाले पोर्शंस को ऑक्सीडाइज नहीं कराएगा, लेकिन जो ऊपर है और नीचे है उन दोनों पार्ट को, CHO एंड CH2OH को ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना देगा, और इसको बोला जाता है सेकारिक एसिड। एंड जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया था तब क्या बनाया था? ग्लूकोनिक एसिड। एंड जब ये ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, एंड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? सेकारिक एसिड, जिसमें हमारा नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा एंड ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अभी जब ग्लूकोनिक एसिड से आपको सेकारिक एसिड प्रोड्यूस करने दे, तो आप कैसे कर सकते हो? आप ब्रोमीन वाटर से नहीं कर सकते ये ऑक्सीडेशन आप कर सकते हो नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड अगर आप फिर से दे दोगे ग्लूकोनिक एसिड में, तो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट था ना, जो ऑक्सीडाइज ब्रोमीन वाटर नहीं कर पाया था, तो उसको ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड OH बना देगा। तो हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं। लास्ट रिएक्शन किसके साथ है? एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसेटिक एनहाइड्राइड की अगर बात करें तो उसका शेप ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी इस वाले रिएक्शन में क्या कर रहा है ना, जो एल्डिहाइडिक पार्ट है वो रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जो हमारे कार्बन्स है, बाकी 5 कार्बन्स, उसमें हमारे सभी कार्बन्स में क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप। ये देखिए आप, सभी कार्बन्स में अदर देन द C1 जिसमें हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बाकी कार्बन्स में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, OH। तो OH इस बार रिएक्ट करता है। इस बार क्या हो रहा है ना, जो OH का हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर रहा है ये वाला ग्रुप, ठीक है? ये वाला ग्रुप OH के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो अभी अगर इसको देखना होगा तो आप इसको देखो, ऑक्सीजन जो कि ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हो गया हाइड्रोजन। आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसमें हम दे देंगे डेल्टा निगेटिव, एंड हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन से, तो डेल्टा पॉजिटिव दे देंगे। सिमिलरली कार्बन हमारा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डेल्टा निगेटिव। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि डेल्टा पॉजिटिव के साथ किसका रिएक्शन होगा, किसका इंटरेक्शन होगा? डेल्टा निगेटिव का। तो यहाँ पर भी सेम केस है, ये वाला ऑक्सीजन का डेल्टा निगेटिव कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन होगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये वाला प्रोड्यूस करेगा हमारा जो पहले से ये हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ था, और उसके बाद ये हमारे साथ कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और ये CH3 आ गया, ये वाला ग्रुप जुड़ गया। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ये इस ग्रुप ने, और ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर दिया। तो ये क्या है? ये एक पेंटा एसीटेट है, ठीक है? पेंटा एसीटेट क्यों बोले हमने? क्योंकि हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये हमारा एसीटेट ग्रुप बना दिया, ठीक है? ये वाला हमारा एसीटेट ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप बना दिया 5 एसीटेट, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है? तो वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम DL नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।